हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सन्नी देव। और मैं लास्ट वीडियो में बताया था रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल बताने के साथ साथ ही मैंने सेकंड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंप्लीट कर दिया था। बट आज इस वीडियो में जो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। इसका फर्स्ट लेक्चर आज होने वाला है। तो आवर चेंजिंग अर्थ की बात करते हैं का मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस पर जो दिखते हैं, जो अर्थ सरफेस पे बहुत सारी वेराइटीज जो मतलब कि डिफरेंट देखने को मिलते हैं जगह जगह पे। कहीं माउंटेन से, कहीं प्लेट्यू है, कहीं पे रिवर से, कहीं पे वैली है, कहीं पर ओशन से, सी है। तो ये क्या है कि ये जो अर्थ सरफेस है, क्या जो लैंड फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। बट आज इस जो डिस्कशन करेंगे किस तरह से चेंज हो रहा है। तो एक नाम आता है जिसका नाम है जे टूजो विल्सन। जे टूजो विल्सन। ये जो जे टूजो विल्सन है, इन्होंने ये जो स्टेटमेंट था कि जो हमारा अर्थ है वो चेंज हो रहा है, यानी कि अर्थ डायनेमिक है। क्या है अर्थ? डायनेमिक। डायनेमिक कहने का मतलब हो गया कि मूवमेंट में है, ये पूरा गतिशील में है। ये क्या है? ये पूरा गतिशील में है। तो इस तरह से अर्थ सरफेस जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। तो अकॉर्डिंग टू जे टूजो विल्सन 1968 में इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि जो अर्थ सरफेस है, अर्थ है, कहता है कि अर्थ अस्थिर होने के बजाय एक स्टैच्यू की तरह अस्थिर होने के बजाय ये मूवमेंट कर रहा है। ये क्या है? जस्ट लाइक मोबाइल थिंग है। मतलब क्या है कि ये गतिशील है, डायनेमिक है। वो एक जगह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो अर्थ सरफेस है वो मूव कर रहा है। इसके बारे में बताया था। अब ये अर्थ सरफेस से पहले हम लोग जानते हैं कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं। कहता है कि अर्थ सरक्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ मेनी प्लेट्स, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है कई सारे प्लेट्स से बना हुआ है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो कई सारे प्लेट्स में टूटा हुआ है। उसी को मिलने से, उसी को जुड़ने से जो फॉर्मेशन हुआ है वह लिथोस्फेरिक प्लेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। कि लिथोस्फेरिक इरेगुलर शेप में, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है कि ट्रायंगल है, स्क्वायर शेप में है, सर्कल है। वो इरेगुलर शेप में है। इरेगुलर एंड मैसिव रॉक मटेरियल से बना हुआ है। और ये जो है ये अर्थ के जो नीचे, अर्थ बताए थे इंटीरियर ऑफ अर्थ में कि नीचे जो बना हुआ है मोल्टेन मैग्मा है। क्या है? मोल्टेन मैग्मा। और इस मोल्टेन मैग्मा पे क्रस्ट जो है, क्रस्ट की बात करते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात करते हैं। इसी को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात करते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो कंटिनेंटल एज वेल एज ओशनिक भी हो सकता है। ओशनिक का लोग ओशन में भी, कंटिनेंट में भी। जब क्रस्ट था तो क्रस्ट सिर्फ ओशन में ही नहीं था, या तो सिर्फ कंटिनेंट पे, सिर्फ लैंड पे नहीं था, लैंड पे भी था और ओशन में भी था। तो ये क्रस्ट को ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं, जो टूटा हुआ है, ब्रोकन है। तो इस ब्रोकन पार्ट्स जो है वो मोल्टेन मैग्मा के ऊपर मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है एक जगह से। अब मूवमेंट ये जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आज यहाँ था तो कल पहुँच गया, जाकर के पटना से पार होकर गया, पहुँच गया यूपी, परसों हो गया यूपी से पहुँच गया कर्नाटक। ऐसी बात नहीं है। इसका जो मूवमेंट है बहुत ही स्लो है, लेकिन मिलियन ईयर्स में सेंटीमीटर का मूवमेंट होता है। 1 इंच मूव करने में लाखों ईयर्स लग जाते हैं। ये पर ईयर ओनली कुछ नाम का कुछ मिलीमीटर में मूवमेंट हो रहा है। तो ये मोल्टेन मैग्मा क्या होता है कि कन्वेंशनल करंट की तरह ये मोल्टेन मैग्मा क्या होता है कि सर्कुलर रोटेट करते रहता है, मूव होते रहता है। तो इसी मैग्मा के ऊपर जो है क्या लिथोस्फेरिक प्लेट्स फ्लोट करता है, मतलब तैरता
रहता है। और वही तैरने के दौरान क्या होता है कि कभी एक नज़दीक आता है, प्लेट्स जो हैं कभी प्लेट्स नज़दीक आते हैं, कभी प्लेट्स दूर जाते हैं, कभी नज़दीक आता है, कभी दूर जाते हैं। और ये जो अर्थ मूवमेंट्स होते हैं इसके मेन कारण क्या है? तो अर्थ मूवमेंट्स के दौरान क्या होता है कि अब अपर सरफेस की बात करते हैं, या तो हम बेनेथ द सरफेस या तो अंडर द सरफेस की बात करते हैं। तो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है उसका मेन दो फोर्स अप्लाई होते हैं। और ये दो फोर्स कौन कौन से हैं? उससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो मोल्टेन मैग्मा मूवमेंट होता है ये प्लेट्स में बटा हुआ है। किसने बटा हुआ है? प्लेट्स में बटा हुआ है। कि जब दो प्लेट्स, ये जो प्लेट्स था टेक्टोनिक प्लेट्स, ये जब दो प्लेट्स क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से दूर जाता है, दोनों एक दूसरे से दूर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? तो ऐसे कंडीशन इसको बोलते हैं क्या हो रहा है? दोनों डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। यानी कि दो प्लेट्स, सपोज दीज आर टू प्लेट्स, ये दो प्लेट्स जब दूर एक दूसरे से जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब यही प्लेट्स क्या होगा? एक दूसरे के नजदीक आएगा। क्या होगा? एक दूसरे के, प्लेट को इसको 3D बना देते हैं हम। ये प्लेट्स क्या होता है? एक दूसरे के नजदीक आता है। जब नजदीक प्लेट्स आएंगे क्या होंगे? जब प्लेट्स नजदीक आएंगे तो क्या होगा? कन्वर्ज हो रहा है, तो बनेगा कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्या बनेगा? कन्वर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा? कन्वर्जेंट। लेकिन जब यही प्लेट्स क्या होगा कि दोनों को, अब प्लेट्स का जो मूवमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टली होता है। ऐसा नहीं कि ये प्लेट से, ये प्लेट से, दो प्लेट से तो ये ऐसे मूव करेगा, नहीं। प्लेट से ये सरफेस, अर्थ सरफेस से, क्या ये अर्थ सरफेस से, यहाँ पर प्लेट से, तो प्लेट का जो मूवमेंट होगा वो नजदीक आएगा इस तरह से, ठीक है, या तो इस तरह से दूर जाएगा, या तो फिर ऐसे आएगा। तो ये जो प्लेट्स आते हैं इस प्रकार से, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये प्लेट्स का जो बाउंड्री तीन प्रकार के बनते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं फोर्स का। तो ये फोर्स जो लगता है, कौन कौन से फोर्स अब कैसे अप्लाई होते हैं, देखिए। फोर्स तो किसको हम बोल सकते हैं कि फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो दो फोर्स लगते हैं मेन रूप से, एक होता है इंडोजेनिक, इंडोजेनिक फोर्स, दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इंडोजेनिक फोर्सेस से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? तो इंडोजेनिक फोर्सेस को दो तरीके से बांटा गया है। एक को बांटा गया है सडन मूवमेंट, सडन फोर्सेस या सडन फोर्सेस और सडन मूवमेंट, स्लो फोर्सेस या स्लो मूवमेंट। इसका इफेक्ट क्या होगा? सडन मूवमेंट्स का इफेक्ट क्या क्या होगा? तो इसका इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसका इफेक्ट्स क्या क्या होगा? तो इसके कारण अर्थक्वेक होंगे, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, और क्या होगा? तो लैंडस्लाइड होगा, लैंडस्लाइड्स होगा। स्लो मूवमेंट्स के कारण क्या होगा? तो बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स। अब माउंटेन का बिल्डिंग होगा फोल्ड एंड फॉल्ट माउंटेन। इन एक्सोजेनिक का फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो क्या क्या होगा? यहाँ से इरोजनल और डिपोजिशनल इफेक्ट होंगे,
इरोजनल एंड डिपोजिशनल इफेक्ट्स। कहने का सेंस ये हुआ कि इरोजन होगा और डिपोजिशन होगा। सॉइल एक जगह से इरोडेड होगा, तो जब इरोडेड होने के बाद क्या होगा कि कई सारे एजेंट्स हैं, जैसे हो गया विंड, जैसे हो गया ग्लेशियर, जैसे हो गया रिवर, जैसे हो गया जो रनिंग वाटर हो गया, तो क्या हो गया रिवर से होता है, ग्लेशियर से होता है, विंड से होता है। तो ये सारे काउजेज है जिसका काम क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन होता है। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस, इंडो का मतलब क्या होता है, प्लस जेनिक, जेनिक का मतलब हो गया ओरिजिन, जेनिक का मतलब क्या हो गया ओरिजिन, और इंडो का मतलब हो गया विदिन। तो इंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि वो फोर्स जो अर्थ के नीचे लगता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। और इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण क्या होता है कि जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो सडनली मूव करता है या तो फिर स्लोली मूव करता है। जब सडन मूवमेंट होगा तो क्या क्या होंगे, तो जब सडन मूवमेंट होगा तो हो सकता है कि अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, हो सकता है कि वोल्केनिक इरप्शन की घटनाएं घटे, हो सकता है कि लैंडस्लाइड कर जाए सडन मूवमेंट के कारण। स्लो मूवमेंट के कारण क्या होगा कि अब ये स्लो मूवमेंट होगा तो फॉर्मेशन होगा किसका, माउंटेन्स का। माउंटेन दो तरीके से बनेगा, एक फोल्ड माउंटेन, दूसरा फॉल्ट माउंटेन। तो फोल्ड और फॉल्ट ब्लॉक का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से रेड वैली बनेगा। उसके बाद इरोजनल की बात करते हैं तो सॉइल इरोजन होगा, दूसरी जगह पर डिपोजिट होगा। एक्सो मतलब आउटसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन, वो फोर्स जो यानी कि वर्क करता है आउटसाइड अप्लाई होता है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे। ये हो गया विदिन द सरफेस, विदिन द अर्थ सरफेस, विदिन द अर्थ सरफेस। ये हो गया क्या, ये हुआ विदिन द अर्थ सरफेस, ये हुआ ऑन द अर्थ सरफेस। तो इंडोजेनिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल विदिन द अर्थ सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड इरोजन और डिपोजिशनल वर्क के लिए एक्सोजेनिक फोर्सेस आउटसाइड द अर्थ सरफेस, यानी कि ऑन द अर्थ सरफेस, सरफेस के ऊपर अप्लाई होता है। चाहते तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ओके, अब देखिए सडन मूवमेंट के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक। तो हम अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। अब देखिए अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जब सडन मूवमेंट होता है क्या होता है कि जब दो प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट सडनली मूव करेगा। तो सडनली मूव करने के कारण क्या होता है कि जब प्लेट सडनली मूव किया, जैसे एक आराम से मूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे आया, ये दबेगा, और दबने जैसे कि दो मूवमेंट्स धीरे धीरे आया, अब क्या होगा, ऐसे हुआ दब जाएगा। तो दबेगा तो यहाँ क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा, पहला कंडीशन। या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन जब जोर से झटके के साथ आएगा तब क्या होगा, टकराने के बाद अलग हो जाएगा। ये है दो, ये आया, क्या हुआ, ये जब दो आपस में कोलाइड करेगा, या तो सडनली जैसे यहाँ पर रखे हुए हैं, सडनली खींच लेते हैं किसी भी सामान को, नीचे वाले को, तो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो वही बात कर रहे हैं कि जब सडनली मूवमेंट होता है प्लेट्स का तो क्या होता है कि अर्थ वाइब्रेट होता है। तो अर्थ वाइब्रेट होता है और इसका वाइब्रेशन जो होता है इसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। और जिस जगह पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ अंडर द सरफेस, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अब फोकस के जस्ट ऊपर इसको बोलते हैं एपी सेंटर। फोकस के जस्ट ऊपर क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ते जाएगा वेग का जो क्या है वाइब्रेशन वो कम होते जाएगा, यानी कि जो उसका इम्पैक्ट है वो कम होते जाएगा। जब अर्थक्वेक होगा, भूकंप होगा, तो क्या होगा कि जहाँ पर फोकस है, जहाँ पे एपी सेंटर है, वहाँ पे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा
होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएगा इसका इफेक्ट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ओके, तो इसमें दो वर्ड आया, एक आया फोकस, दूसरा आया एपी सेंटर। तो फोकस की बात कर रहे हैं, फोकस की किसको बोलेंगे, फोकस किसको बोलेंगे, कहता है कि द प्लेस बिलो द ग्राउंड, द प्लेस बिलो द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के जस्ट नीचे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के जस्ट नीचे, वेयर अर्थक्वेक मूवमेंट, वेयर द अर्थक्वेक मूवमेंट, ये पॉइंट के जस्ट नीचे जहां पर क्या होता है, अर्थक्वेक मूवमेंट ओरिजिनेट होता है, अर्थक्वेक मूवमेंट क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड फोकस, क्या बोलते हैं उसको, फोकस। अर्थक्वेक तो समझ आ गया क्या होगा कि व्हेन द अर्थक्वेक की बात करेंगे तो व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव सडनली द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। एपिसेंटर की बात करते हैं, एपिसेंटर क्या होगा, कहता है कि द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, the point on the earth surface that is vertically above, that is vertically above, vertically above the focus is called epicenter। अब क्या हो गया कि तिरछा क्यों दिख रहा है बोर्ड पर, बोर्ड सीधा लिख रहे हैं फिर भी तिरछा दिख रहा है कैमरा में, कोई बात नहीं, इसके कारण दिख रहा होगा। देखिए कि कहता है वो पॉइंट जहां पे वाइब्रेशन ओरिजिनेट हुआ उसको बोलते हैं फोकस। अब फोकस से जस्ट ऊपर क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। जैसे जैसे एपी सेंटर से दूर जाएंगे उसका वेव जो है, जो सिस्मिक वेव है, उसका इम्पैक्ट जो है अर्थक्वेक का, वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, वो कम होते जाएगा। ओके, यानी कि मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा, यानी कि ये जो रेट होगा ये आउटवर्ड क्या होगा, फैलेगा, और इसका जो डिस्ट्रक्शन इम्पैक्ट है वो क्या होते जाएगा, वो कम होते जाएगा, डिस्ट्रक्शन डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द एपी सेंटर। जैसे जैसे एपी सेंटर से दूर जाएंगे जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या होते जाएगा, वो कम होते जाएगा। ओके, तो अब जो वेव जनरेट होता है, ये वेव जनरेट हुआ तो वेव को हम जिस पे मेजर करते हैं, क्या करते हैं, सिस्मिक वेव जो है, सिस्मिक वेव है जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं उसको, सिस्मोग्राफ। और जिस सिस्मोग्राफ क्या हो गया कि जो वेव रिकॉर्ड किया जाता है उसमें क्या बोलते हैं, उसको सिस्मिक वेव को जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और इस सिस्मोग्राफ कहता है कि जो स्टडी ऑफ सिस्मोग्राफ, सिस्मिक वेव, स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव, यहाँ पर लिख देते हैं कि द साइंस दैट स्टडी द सिस्मिक वेव, द साइंस दैट स्टडी द सिस्मिक वेव्स, उसको क्या बोलेंगे, सिस्मिक वेव इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। तो यहाँ पर दो पॉइंट है कि सिस्मोग्राफ क्या होगा, जिसमें सिस्मिक वेव का जो हम लोग स्टडी रिकॉर्ड करेंगे उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ की बात करते हैं तो जो सिस्मिक वेव के बारे में वो साइंस जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ओके, और ये जो जिस पर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो इसको मेजरमेंट किस चीज़ में करते हैं, तो रिएक्टर स्केल में। इसका मेजरमेंट किस चीज़ में करते हैं, तो वह रिएक्टर स्केल में मेजरमेंट करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो जो अर्थक्वेक आने कारण का डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो
जब डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जिसको हम नेचुरल हजार्ड के रूप में जानते हैं, नेचुरल हजार्ड आपदा के रूप में जानते हैं। ओके, अब क्या है कि जैसे अर्थक्वेक का जो रिएक्टर स्केल पे हम लोग मापते हैं, तो यदि 2 रिएक्टर स्केल पर शो कर रहा है या तो इससे कम, तो हम ओनली फील करेंगे, इससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन जब कहता है कि 5 या इससे ज़्यादा होगा, 5 या इससे ज़्यादा होगा, तो जो डैमेज शुरू हो जाए, डैमेज फ्रॉम फॉलिंग थिंग्स, यानी कि यहाँ से क्या होगा कि जब रिएक्टर स्केल 5 या 5 से ऊपर जाएगा तो डैमेज स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो चीज़ें हैं बहुत सारी, जैसे बिल्डिंग्स गिरना स्टार्ट हो जाता है, जो कमज़ोर बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिक पोल कमज़ोर हो चुका है, तो वो गिरना स्टार्ट हो जाता है और उससे डैमेज होना शुरू हो जाता है। लेकिन 6 ये रिएक्टर स्केल पे 6 या इससे ज़्यादा होगा, रिएक्टर स्केल पे 6 या इससे ज़्यादा होगा, तो ये क्या कहलाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग वेव कहलाएगा। लेकिन कहता है कि जब 7 या इससे ज़्यादा होगा तो मेजर डिस्ट्रक्टिव, यानी कि बहुत क्या होगा, अर्थक्वेक जो होगा और मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होगा। यहाँ से जैसे 7 पार किया तो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होगा। ओके, तो ये होगा मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था सिस्मिक वेव। और ये क्या है, जब ये डिस्ट्रक्शन बहुत अधिक मात्रा में होगा, इसको 1000 कर दिया, इसको ह्यूमन रोक नहीं सकता है, ह्यूमन के कारण रोक नहीं सकता है, ह्यूमन के कारण हो नहीं सकता, ये नेचुरल फिनोमेना है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाएंगे, यानी कि भूकंप रोधी। भूकंप रोधी का मतलब क्या हो गया कि जो स्ट्रक्चर स्पेशल टाइप है वो स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाएंगे जो इतना पावर को क्या कर सके, झेल सके। यदि घर के अंदर है और भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो ओपन खुले जगह में जाना है और ज़मीन पर लेट जाना है, डिस्ट्रक्टिव हो तब। अथवा यदि घर से बाहर निकलने का, अब शहर में है, क्राउडेड एरिया में, ओपन एरिया नहीं है वहाँ पे, तो घर से बाहर निकलकर रोड पे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ और ज़्यादा डेंजर है। दोनों तरफ से बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिक पोल है, पेड़ है, तो इलेक्ट्रिक पोल, ट्री, बिल्डिंग्स के नीचे, ये सब जगहों पे खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि घर के अंदर है तो घर से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों का, स्टेयर्स जो होता है, सीढ़ी जो होता है, उसका यूज़ करना चाहिए। लिफ्ट का भूकंप के दौरान नहीं यूज़ करना चाहिए। घर में बाहर निकलने की कंडीशन में नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो आप घर के जो मजबूत टेबल है उसके अंदर आप देखिए पिलर के पास जाकर के छिप सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो है आपका अर्थक्वेक समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू।